Class, good evening to all of you. Can we start? Good evening. क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? Good evening. Good evening. Can we start? चलिए शुरू करते हैं. डॉपलर्स इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही सिंपल बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए. अगला 1 घंटा आराम से सुनिए. डॉपलर्स इफेक्ट में आपको क्या चीज समझनी है पहले वो देखिए. एक चीज होती है जिसको बोला जाता है सोर्स ऑफ साउंड. एक चीज होती है जिसको बोला जाता है ऑब्जर्वर और लिसनर. ठीक है. सोर्स ऑफ साउंड वो चीज होती है जो साउंड प्रोड्यूस करता है. लिसनर या ऑब्जर्वर वो इंसान होता है जो साउंड को सुनता है. सोर्स ऑफ साउंड से जो भी साउंड निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एन. एन यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. और वो साउंड v नाम की वेलोसिटी से भागता है. यानी कि वो है v यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड. आप जानते हैं साउंड के पास एक वेलोसिटी होती है. तो सोर्स ऑफ साउंड से जो साउंड निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी n है और वो जो साउंड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v है. परंतु अगर आपके सोर्स ऑफ साउंड और आपके ऑब्जर्वर यानी कि लिसनर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाए, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर या फिर ऑब्जर्वर, अगर इसके बीच में अगर रिलेटिव मोशन चालू हो जाए तो लिसनर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो होती है Na. दैट मीन्स apparent frequency heard by listener या observer. अगर सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट पे है, सामने का ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, तो अगर सोर्स ऑफ साउंड से n फ्रीक्वेंसी निकल रही है तो ऑब्जर्वर तक भी n फ्रीक्वेंसी ही पहुंचेगी क्योंकि दोनों रेस्ट पे है. पर अगर दोनों में से कोई एक भी मूव करता है या दोनों मूव करते हैं, दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं या दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, या एक रुका हुआ है दूसरा पास में आता है, या सोर्स ऑफ साउंड रुका हुआ है ऑब्जर्वर पास में आता है, कुछ भी हो, रिलेटिव मोशन का मतलब है दोनों एक दूसरे की तरफ आना या दूर जाना, या कोई एक के पास आना कोई दूसरे के पास आना, कुछ भी हो, तो जितनी फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ साउंड से निकल रही है उतनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के पास नहीं पहुंचेगी. हो सकता है ज्यादा पहुंचे, हो सकता है कम पहुंचे. वैसी फ्रीक्वेंसी को अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर बोला जाता है जब रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में होता है. और डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड में यही अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होती है. रियल लाइफ में आप लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ है, पर अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा. सपोज कीजिए कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक ट्रेन आपकी तरफ अप्रोच कर रही है और ट्रेन जो है वो हॉर्न बजा रही है. अगर ट्रेन हॉर्न बजाते हुए
आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो इस ट्रेन से निकलने वाला जो हॉर्न है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी एन, जिसको आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पर भूलिए मत, आप रेस्ट पे खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, आप ऑब्जर्वर हैं, आप लिसनर हैं, और ट्रेन वो इंसान है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि हॉर्न की आवाज ज्यादा ज्यादा आ रही है। द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड कि ट्रेन का ड्राइवर हॉर्न की आवाज बढ़ा नहीं रहा है, ट्रेन की ड्राइवर हॉर्न का फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहा है, उसका हॉर्न एक ही फ्रीक्वेंसी पे बजता है। पर तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन की हॉर्न की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्या तुम्हें एन सुनाई दे रहा है? नहीं, तुम्हें एन ए सुनाई दे रहा है, तुम्हें अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, वही फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई दे रही है जो हॉर्न से निकल रही है। पहली बात तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी हॉर्न का कांस्टेंट है, जैसे जैसे ट्रेन पास में आएगी वैसे वैसे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। तो तुम्हें ट्रेन का पास आना समझ में आता है। सिमिलरली जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली जाती है, जैसे जैसे ट्रेन दूर जाएगी, तुम्हारे पास जो आने वाली फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी। पर क्या ट्रेन की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो रही? नहीं, ट्रेन अभी भी इतनी ही फ्रीक्वेंसी पे हॉर्न बजा रहा है, तुम्हारे लिए वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे से ट्रेन दूर जा रही है। एग्जाम्पल नंबर 2, डीजे बज रहा है, डीजे वाला गाना बजा रहा है, तुम डांस करते करते डीजे वाले के पास पहुंच गए। डीजे सोर्स ऑफ साउंड है जिसको हम एस ऑफ एस लिखेंगे। डीजे वाला रेस्ट पे है, तुम ऑब्जर्वर हो, यानी कि तुम लिसनर हो, तुम नाचते नाचते पहुंच गए ना यहां पे। डीजे से निकलने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी एन है, एन है। पर जब तुम यहां खड़े थे तब तुम्हें कुछ और सुनाई दे रहा था, जब तुम यहां आए तो तुम्हें कुछ और सुनाई दे रहा है। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहां कम सुनाई दे रहा होगा, यहां पे ज्यादा। एकदम डीजे के बाजू में कान लगा के खड़े हो जाओ, वो अलग बात है, एन बराबर एन ए हो जाएगा इस केस में, क्योंकि तुम्हारे और डीजे के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा। पर ऐसा तुम करोगे नहीं। पर तुम्हें ध्यान देना है ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जब तुम डांस करते करते डीजे वाले के पास पहुंच गए, इस टाइम में तुम्हें फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का एहसास जरूर होगा। हो सकता है डांस करते करते तुम डीजे से दूर चले जाओ, तो भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी के घटने का एहसास जरूर होगा। ये है वो एनए जो हमें कैलकुलेट करना है डॉपलर्स में। बोलो, दिमाग में बैठा? समझ में आया कि आपको क्या निकालना होता है डॉपलर्स में? सब लोग का हाया ना आना चाहिए मुझे। फटाफट फटाफट सब लोगों का हाया ना आना चाहिए मुझे, ठीक है। इस चीज में कुछ और भी गौर फरमाने वाली बातें हैं जो आप ध्यान से देख के रखिए। यहां पे Vs अगर मैंने लिखा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, कर लास्ट लेक्चर में बताया। साई क्या बोल रहे हो? यस, हमें एनए निकालना है, हमें एनए निकालना है, ठीक है। Vs will be velocity of source of sound, Vo will be velocity of
observer, v will be velocity of sound, n is the original frequency, na is the apparent frequency. इतनी चीजों के बारे में आपने ध्यान देना है. अब एक फॉर्मूला है जिस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है. एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की मदद से हम पूरा का पूरा कमाल इजीली कर सकते हैं, ठीक है. क्या है वो फॉर्मूला? एन ए इज इक्वल टू एन वीएल भी बोल सकते हैं. अगर आप लिसनर बोल रहे हैं तो वीएल बोलिए, ऑब्जर्वर बोल रहे हैं तो वीओ बोलिए, आपकी मर्जी, ठीक है. आया समझ में? हाँ, फॉर्मूला है v प्लस एन माइनस वीओ अपॉन v प्लस एन माइनस वीएस. ये एक फॉर्मूला अगर आपने याद रखा और इस फॉर्मूले के अंदर हर एक रिस्पेक्टिव केस के लिए इन दोनों के बीच में प्लस ही आना है या माइनस आना है, इन दोनों के बीच में प्लस आना है या माइनस आना है, बस आपको ये दो बातें अगर समझ में आ गई, डॉपलर इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा. पर उसके पहले आप मन ही मन में ये बात बोलिए, Na क्या है? Na को बोला जाता है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी. अपैरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपके ऑब्जर्वर को सुनाई देगी. N ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, V साउंड की वेलोसिटी, VO ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, V साउंड की वेलोसिटी, VS सोर्स ऑफ साउंड की वेलोसिटी. बार बार ये खुद को बोलिए, इसमें क्या चीज लिखी हुई है वो आपको पता होना चाहिए. N ओरिजिनल, V velocity of sound, VO velocity of observer, V velocity of sound, VS velocity of source of sound. यही फॉर्मूला किसी भी केस में लगेगा, बस बीच में प्लस आना है या माइनस आना है, उसका ट्रिक मैं आपको अभी बता देता हूं, आपका काम खत्म हो जाएगा. तैयार है सब लोग? फॉर्मूले में हर एक टर्म क्या है सबको पता चला? शुरू करूं मैं? तैयार है ट्रिक जानने के लिए? सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए. अगला 10 मिनट अच्छी तरह से सुनना, डॉपलर इफेक्ट तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा. केस 1, केस 1, ऐसा सोचो कि यहां पे सोर्स ऑफ साउंड है, यहां पे ऑब्जर्वर है. सोर्स ऑफ साउंड इधर जा रहा है Vs नाम की वेलोसिटी से, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है Vo नाम की वेलोसिटी से. ऐसा एक केस है. तो आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ साउंड भी मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है. हो सकता है ये वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दी हो, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी आपको क्वेश्चन में दी हो, सब चीज आपको क्वेश्चन में दी जाएगी. बस हम समझ रहे हैं कि फॉर्मूले में बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है. अब आपको हर बार एक डायग्राम पक्का मिलेगा क्वेश्चन में, हर बार ऐसा कुछ ना कुछ बात होगा जिससे आपको समझ में आएगा कि सोर्स ऑफ साउंड कौन है, और आपको समझ में आएगा ऑब्जर्वर कौन है. आपको सब समझ में आएगा, वो कहां जा रहा है, कहां जा नहीं जा रहा, सब कुछ समझ में आएगा. जैसे ही आप डायग्राम बनाएं, आप उसके बाद तैयार हो जाइए एक जादुई एरो बनाने के लिए. आपका जादुई एरो हर बार किसी भी केस में ऑब्जर्वर टू सोर्स ऑफ साउंड जाएगा. ये है आपका जादुई एरो. हर केस में, हर केस में आपका जादुई एरो ऑब्जर्वर टू सोर्स जाएगा. दिस इज आपका मैजिक एरो. मैं रिपीट करता हूं, सोर्स ऑफ साउंड किधर भी जा रहा हो, ऑब्जर्वर किधर भी जा रहा हो,
हर बार आपका जादुई एरो ऑब्जर्वर से सोर्स ऑफ साउंड की तरफ आप बनाओगे। स्टार्टिंग में पेज में बनाओगे, एक बार आप परफेक्ट हो गए दिमाग में बनाओगे। फॉर्मूला लिखोगे Na इज इक्वल टू N ब्रैकेट V ऊपर है VO अपॉन V नीचे है VS। आप देख सकते हैं बीच में मैंने प्लस या माइनस कुछ नहीं लिखा। अब मैं लिखूंगा, अगर तुम VO को देखोगे तो VO के पहले प्लस या माइनस लिखना है। VO यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर के पहले प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके बारे में डिस्कशन करना। VO का एरो मार्क देखो, तुम्हारे जादुई एरो का एरो मार्क देखो। अगर VO का एरो मार्क तुम्हारे जादुई एरो मार्क के साथ मैच किया तो प्लस लिखने का, अगर मैच नहीं किया तो माइनस लिखने का। मैच कर रहा है नहीं कर रहा है माइनस। अब VS क्या है? सोर्स ऑफ साउंड की वेलोसिटी। आ जाओ, सोर्स ऑफ साउंड का एरो और तुम्हारा जादुई एरो क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, माइनस। फॉर्मूला तैयार। टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, आराम से आराम से आराम से, बस छोड़ दो दिमाग में वो पड़ा, छोड़ दो। केस टू, केस टू, केस टू, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सोर्स ऑफ साउंड इधर जा रहा है, सोर्स ऑफ साउंड इधर जा रहा है, तो ये आपकी वेलोसिटी, ठीक है। ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, ये उसकी वेलोसिटी। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन में सामने वाली पार्टी ने बोला कि सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वाले केस में क्या होगा? ये वाले केस में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा बोला गया क्वेश्चन के अंदर। तो आपने सेम डायरेक्शन में भेज दिया, दोनों बराबर है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में बोला जाए कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी पॉसिबल है, बराबर। दोनों कैसे जा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वापस आप अपना जादुई एरो निकालोगे। कहां से कहां बनाते हो जादुई एरो? ऑब्जर्वर टू सोर्स ऑफ साउंड। कोई भी क्वेश्चन हो, आपका जादुई एरो ऑब्जर्वर टू सोर्स ऑफ साउंड ही जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, 100% सही इलाज है। फॉर्मूला ऊपर है, क्या है फॉर्मूला? आपको चाहिए Na इज इक्वल टू N V नॉट VS बराबर। अब क्या? V0 के पहले क्या आएगा? कम ऑन एवरीबॉडी, V0 के पहले क्या आएगा? VS के पहले क्या आएगा? तुम लोग तो सीख गए रे। समझा? लॉजिक समझा? आ रहा है दिमाग में, आ रहा है? रेडी? केस 3 के लिए रेडी? कोई भी केस ले लो, कोई भी केस ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी केस ले लो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रेडी? देखो, ये सोर्स ऑफ साउंड है, इधर आ रहा है। ये ऑब्जर्वर है, इधर आ रहा है। इसको बोलते हैं अप्रोचिंग। दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तैयार? क्या ट्रिक बताया मैंने? सबसे पहले उठाने का, एरो मार्क लेने का, ऑब्जर्वर टू सोर्स ऑफ साउंड बना देने का, खत्म कहानी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? Na इज इक्वल टू N ब्रैकेट V VO
वी वी एस, काम खत्म। वीओ के पहले क्या आएगा? वेरी गुड। वीएस के पहले क्या आएगा? माइनस, खत्म। कुछ समझा क्या नहीं समझा? कुछ समझा कि नहीं समझा? अरे कुछ समझा कि नहीं समझा? पक्का? एक आधा क्वेश्चन हो जाए क्या? एक आधा क्वेश्चन हो जाए। तैयार? ठीक है, रेडी है? हाँ, देखो एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, पुलिस वाले के ऊपर है। एक मिनट, हाँ, लेट मी ओपन द टेक्स्ट बुक। क्या पेज नंबर है? 169। हाँ, ओके, आई थिंक सब लोग देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। A police car travels towards a stationary observer at a speed of 15 meters प्रति सेकेंड। एक पुलिस की कार है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है 15 मीटर्स पर सेकेंड। द साइरन ऑन द कार एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340। ठीक है, बढ़िया, तैयार? स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, यानी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 लेनी है। पुलिस की कार सोर्स ऑफ साउंड है, पुलिस की कार सोर्स ऑफ साउंड है, उसकी वेलोसिटी 15 लेनी है। क्वेश्चन ने खुद ही बोला है कि तुम्हारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको कैसे हम हैंडल करेंगे मैं अभी दिखाऊंगा। पुलिस की कार 15 मीटर्स पर सेकंड पे, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड 15 मीटर्स पर सेकंड पे। असली वाली फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है और स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर्स पर सेकंड। क्या हम सही कह रहे हैं? क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, कमान। A police car travels towards the stationary observer। बढ़ू आगे, आओ शीट पे। अरे आओ क्या शीट पे? तैयार? हाँ, टेंशन नहीं लेने का, 10th क्वेश्चन था, ठीक है। डायग्राम बनाए क्या? सपोज करो ये पुलिस की कार है, सपोज करो उसके ऊपर ऐसा एक भोपू है जिसमें से सायरन निकल रहा है, ठीक है। इधर अपन खड़े ऐसा, अपन बोले तो ऑब्जर्वर, पुलिस की कार बोले तो सोर्स ऑफ साउंड। पुलिस की कार अपने तरफ आ रही है, ऐसा कौन बोला? ऐसा क्वेश्चन बोला? क्वेश्चन बोला पुलिस कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब पुलिस की कार अपने तरफ आ रही है, अपन रेस्ट पे है, यानी कि अपना वेलोसिटी 0 है। टेंशन नहीं लेने का। पुलिस का कार 15 मीटर्स प्रति सेकंड से अपनी तरफ आ रहा है। पुलिस की कार से जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वो 250 हर्ट्ज का है, और जो साउंड की वेलोसिटी है वो 340 मीटर्स पर सेकंड। अपने को एनए बताने का है, टेंशन लेने का नहीं, जादुई एरो निकालने का, ठीक है। जादुई एरो निकालने का। जादू एरो कहां से कहां बनाते हैं अपन? ऑब्जर्वर टू सोर्स ऑफ साउंड। कोई भी केस हो, कुछ भी हो, आपने जादुई एरो ऑब्जर्वर टू सोर्स ऑफ साउंड इज बनाने का, एनए लिखने का, एन लिखने का, वी ऊपर आता वीओ अपॉन वी नीचे आता वीएस, बराबर है। खुशखबरी ये है कि वीओ तो 0 है। अगर वीओ 0 है
तो ऊपर प्लस आए या माइनस आए की फर्क पैंदा है, क्योंकि ऊपर तो वीओ जीरो है। तो फॉर्मूला अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, v अपॉन वी वी एस, क्योंकि सिर्फ अपने को नीचे वाले साइन की जरूरत है। अगर वीओ जीरो है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यहाँ प्लस है कि माइनस है, भूल जाओ उसको, निकाल दो उसको। खाली नीचे प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये दिमाग में रखना है, बराबर है कि नहीं? बताओ, नीचे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? कम ऑन, वीएस के पहले प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? चलो चलो चलो, बोलो बोलो बोलो। बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना बात। एन कितना मेरे भाई? 250। v यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 340। v यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 340। vs यानी कि सोर्स ऑफ साउंड की वेलोसिटी यानी कि 15, बराबर। ये आएगा 3400 बाय 13, यानी कि n आएगा 261.54 हर्ट्ज। एन ए चेक कर लो, टेक्स्ट बुक मैच हो रहा है। सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल। क्या बोलते हो? बराबर है। डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पर मैंने क्यों नहीं पढ़ाया? वो डेरिवेशन पढ़ोगे तो डॉपलर इफेक्ट बोलोगे, मैं जिंदगी में डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना चाहता। उसमें टाइम डिफरेंस लिया है, ये लिया है, वो लिया है, उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूले निकाले, ये किए वो किए। पर जब बिना वो किए अपन मैदान में उतर सकते हैं तो अपने को क्या जरूरत है? वैसे एग्जाम में डेरिवेशन पूछेगा नहीं, आगे अगर गलती से तो मुझे गालियां मत देना बस, ठीक है? बट जरूरत नहीं है उस चीज की, जब इधर ही काम हो रहा है तो अपने को क्या टेंशन है? तैयार? एक और है, एक और है। ऐसा जल्दी में हाना नहीं बोलने का, एक और है। तैयार? रेडी क्या? ये भी है, ये वाला भी है, करेंगे? ठीक है, आराम से सुनना, थोड़ा खतरनाक है, पर तुमने अगर बेसिक समझ के लिया है तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? साई कैसे रे? हाँ, मैंने कैंसिल करके 3400 लिखा है ना रे। आपने डायरेक्टली 8500 लिखा है, मतलब आपने डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं किया, बराबर? साई, हाँ चलो अगला वाला कर रहे हैं। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ऑल ऑफ यू शुड पे अटेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं। द साउंड एमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस हैज अ फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज। अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे हो तो आपके गिवन में कुछ तो आ जाना चाहिए। अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे हो तो आपके गिवन में कुछ तो आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए बेटा गिवन में? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, गिवन में क्या आना चाहिए? गिवन में क्या आना चाहिए? 1500 हर्ट्ज क्या है? 1500 हर्ट्ज क्या है बेटा? अगर रिप्लाई नहीं दिया ना, लैपटॉप में से घुस के मोबाइल में से बाहर आके मारूंगा। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कौन है रे VS 1500? कौन है रे महान? पायल जी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्यों आप VS को 1500 बोल रहे हो? पायल जी, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है बेटा, हर्ट्ज है, हर्ट्ज लिखा हुआ है। हर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? बराबर ना, बराबर। हम आगे बढ़ रहे हैं। द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ये V हो गया, ये V हो गया। इज दिस V? राइट? Calculate the difference in frequency heard by a stationary observer if the ambulance initially travels towards and then away from the observer at a speed of 30 meters per second। पूछो पूछो पूछो।
क्या निकालना है? कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। कब? जब एम्बुलेंस उसके पास आई और फिर उसको क्रॉस करके चली गई 30 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से, तो पास आते समय उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, दूर जाते समय उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, और उसका डिफरेंस निकाल के आंसर बताना। मैं जा रहा हूं मेरी नोटबुक की तरफ। ये है हमारा 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से व्यक्ति यहां खड़े हैं, एम्बुलेंस पहले पास आती है, फिर उसको क्रॉस करके चली जाती है। पास आने की वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड, दूर जाने की वेलोसिटी भी 30 मीटर्स पर सेकेंड। एम्बुलेंस से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है 1500 हर्ट्ज, साउंड की रफ्तार 340 मीटर्स पर सेकेंड है। आप ऑब्जर्वर हैं और आप रेस्ट पे चुपचाप खड़े हैं। केस नंबर 1 में हम एम्बुलेंस को पास आते हुए सॉल्व करेंगे और हम अपैरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज अपैरेंट फ्रीक्वेंसी 1। केस नंबर 2 में हम एम्बुलेंस को दूर जाता हुआ कंसीडर करेंगे और हम अपैरेंट फ्रीक्वेंसी 2 निकालेंगे। बाद में हम इन दोनों को माइनस करेंगे, हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन बोला। कितने लोग को क्वेश्चन समझा? बोलो रे बाबा, क्वेश्चन समझा? डन डना डन? कैन आई स्टार्ट सॉल्विंग? कैन आई स्टार्ट सॉल्विंग? क्या सब लोग तैयार हैं? मैं जादू यारो नहीं बना रहा हूं, Na1 में निकाल रहा हूं। मैंने बोला जादू यारो आप दिमाग में होना चाहिए। N V अपॉन V, V अपॉन V, VS। कैन एनीबॉडी टेल मी? कैन एनीबॉडी टेल मी? कैन एनीबॉडी टेल मी? प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। फर्स्ट केस के लिए प्लस की माइनस। कौन है रे ये? सर हम एम्बुलेंस के बाहर है ना। आप एम्बुलेंस के अंदर बैठे हो, कैसे ऑब्जर्वर हो जाओगे रे? ऑब्वियसली आप एम्बुलेंस के बाहर रहोगे तभी आप ऑब्जर्वर रहोगे ना रे। हाँ अमन, कैसा सवाल है रे? ऑब्जर्वर एम्बुलेंस के अंदर बैठेगा तो ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड हो जाएगा ना। हाँ माइनस। माइनस आएगा कि नहीं आएगा? माइनस आएगा कि नहीं आएगा? माइनस आएगा कि नहीं आएगा? Na2 सेकेंड वाले किस्से में N, ऊपर V लिख रहा हूं, V प्लस VS बराबर। जादू यारो बना है ना रे। आधे लोग को जादू यारो की इतनी आदत होगी, दिमाग ही नहीं चलता उनका। पहले वाले केस में जादू यारो इधर बनेगा, दूसरे वाले केस में जादू यारो इधर बनेगा। ऑब्जर्वर टू सोर्स ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर टू सोर्स ऑफ साउंड। अरे मैं क्या किसी को समझा? तैयार तैयार तैयार। फाइनल हमको सिर्फ पुट करना है, वैल्यूज निकालनी है। n कितना था भाई? 1500। v कितना था? 340। v कितना था? 340। और गाड़ी की रफ्तार कितनी थी? 30। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका Na1 आना चाहिए कितना रे बाबा? 340 में से 30 जाएगा, 310 ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 1645 हर्ट्स। ये आपका पहले वाले किस्से का कमाल होना चाहिए। Na2 कितना आना चाहिए? 1500, 340 प्लस 340 प्लस 30, यानी कि 1500 ऊपर 340 है, 50 60 70, 370, यानी कि 0 0 कैंसिल है ना। ये आएगा 3718 हर्ट्ज के करीब, बराबर है। और अगर आप इसको माइनस करोगे तो आप देख सकते हो, आपको डिफरेंस बताना है तो Na1 माइनस Na2 शुड बी योर आंसर। 1645 माइनस 1378 बराबर है। अरे बराबर है ना। 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा और 2 बचेगा। दिस शुड बी योर आंसर। मैच कर लीजिए, क्या हम सही हैं? टेक्स्ट बुक इज सेइंग 266.79। उसको अगर आप थोड़ा राउंड ऑफ मारो तो 267 हो जाता है। बरोबर है, बरोबर है।
एकदम बढ़िया। आ रहा है समझ में सबको? हाया ना हो जाए। बढ़िया। अब एक स्पेशल केस के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जरा इस स्पेशल केस को ध्यान से सुनना। अगर आपका बेसिक तगड़ा है तो ये स्पेशल केस आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। इंपॉर्टेंट। डॉपलर इफेक्ट के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? दर्शन बुक में नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि वेलोसिटी ऑफ source of sound and velocity of observer are not in a line. आपने अभी तक से ऊपर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में चेक कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड एक लाइन में थे। लाइन मतलब समझ में आता है? एक्स एक्सिस दिख रहा है? कैन यू सी? बोथ वर इन एक्स एक्सिस। पर अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन आपको बोला कि इधर इधर सोर्स ऑफ साउंड जा रहा है 50 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से और उसके आगे ऑब्जर्वर है, पर वो इधर जा रहा है 12.5 मीटर्स पर सेकेंड से। इस क्वेश्चन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका ऑब्जर्वर और आपका सोर्स ऑफ साउंड एक लाइन में नहीं है क्या? नहीं है ना? ऐसे किस्से में आप क्या करें? सबसे पहले आप एक्स एक्सिस को ड्रॉ करें। ये आपने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन में इस बात का मेंशनिंग होगा, क्वेश्चन में इस बात का मेंशनिंग होगा कि सोर्स ऑफ साउंड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और ऑब्जर्वर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये क्वेश्चन में एंगल आपको दिया होगा। आप इस एंगल की मदद से इन दोनों वेलोसिटीज को आप रिजॉल्व करें, आप इनको इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक करें। ये वाला कंपोनेंट आएगा वीएस कॉस थीटा, वीएस साइन थीटा, वीओ कॉस थीटा, वीओ साइन थीटा। ये कंपोनेंट को ब्रेक करने के बाद जो वीएस कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड माना जाएगा और जो वीओ कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माना जाएगा। यानी कि जो भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब हर बार वीएस कॉस थीटा ही नहीं, जो कंपोनेंट किस पे होगा? एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट का वेलोसिटी आपने कंसीडर करना। इसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। वापस आपका जादुई एरो उठाओ, कहां से कहां तक बनाओ? ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, जादुई एरो बनाओ।
और आपको खुद ही पता चल रहा है, पर पुट करते समय ध्यान रखना, फॉर्मूला जब पुट करोगे कैसे पुट करोगे फॉर्मूला, Na इज इक्वल टू एन वी वीओ कॉस थीटा अपॉन वीएस कॉस थीटा। समझा? प्लस और माइनस जादू एरो के बेसिस पे आप लगा सकते हो, दोनों माइनस आएंगे, वो आपके ऊपर है, उसका मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है आपको प्लस और माइनस आता है। पर आपने ध्यान किस बात पे देना है, आपने एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को वेलोसिटीज मान के फॉर्मूले में पुट कर। कितने लोगों को ये बात क्लिक हुई? गॉट इट है? समझा है? पक्का? श्योर? अगर आपको ये चीज समझी है तो आप लोग करेंगे एक होमवर्क। होमवर्क है पेज 156 पे एग्जाम्पल 8.7 इसी के ऊपर बेस्ड है, पर उसमें कुछ और भी चीजें हैं। उसमें एक रिफ्लेक्शन नाम का कंसेप्ट भी है जिसके ऊपर आपको खुद दिमाग लगाना है, सोचना है। मैं हिंट के तौर पे आपको एक चीज बताता हूं। सपोज कीजिए कि यहां पे आपका सोर्स ऑफ साउंड है, यहां पे आपका ऑब्जर्वर है, और यहां पे कोई एक दीवार है। सोर्स ऑफ साउंड से निकली हुई साउंड इस दीवार से टकराती है, ऑब्जर्वर यहां है, इस दीवार से वो साउंड टकराता है, सोर्स ऑफ साउंड से निकला हुआ साउंड दीवार से टकराता है, और टकराने के बाद वापस आता है ऑब्जर्वर के कान में। ठीक है? क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर के लिए सोर्स ऑफ साउंड कौन है? असली वाला कि ये दीवार? दीवार 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 है सोर्स ऑफ साउंड। भूलिए मत कि उसको जो चीज सुनाई दी वो सोर्स ऑफ साउंड से आते हुए नहीं सुनाई दी, उसको दीवार से टकरा के आते हुए सुनाई दी। तो जिस चीज से साउंड टकरा के वापस आता है वो चीज तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ साउंड जैसा बिहेव करेगा। पहला नॉलेज। दूसरा नॉलेज, अगर मैं ऐसा कहता कि सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है बाय अ वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड, और दीवार तुम्हें पता है कि रेस्ट पे है। मैंने तुम्हें बोला कि असली वाला सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से। तो तुमने अभी अभी इस बात को कंफर्म किया कि मैं दीवार को सोर्स ऑफ साउंड मानूंगा। तो क्या तुम दीवार की वेलोसिटी को 0 लोगे? विल यू टेक द दीवार का वेलोसिटी एज 0? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दीवार की वेलोसिटी आएगी 10 मीटर्स प्रति सेकेंड और दीवार ऑब्जर्वर की तरफ आ रही होगी। ऐसा तुम्हें मानना पड़ेगा, भले ही दीवार रेस्ट पे क्यों ना हो। पर सोच के देखो, अगर सोर्स ऑफ साउंड दीवार के पास आ रहा है तो ऑब्जर्वर के लिए दीवार सोर्स ऑफ साउंड के पास आ रही होगी, सॉरी दीवार ऑब्जर्वर के पास आ रही होगी। थोड़ा दिमाग लगाओ,
थोड़ा दिमाग, मैं जानता हूं कि दीवार रेस्ट पे है, मैं जानता हूं कि दीवार रेस्ट पे है, पर अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जैसे सोर्स ऑफ साउंड राइट साइड में जाएगा, जैसे ही सोर्स ऑफ साउंड राइट साइड में जाएगा, इस बंदे को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। सोर्स ऑफ साउंड राइट साइड में जाने का मतलब दीवार रेस्ट लेफ्ट साइड में आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा फील होगा, हालांकि दीवार रेस्ट पे है। पर क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का केस है, तो रिफ्लेक्शन में रेस्ट वाली चीज को भी मोशन में कंसीडर करना चाहिए, अगर असली वाली चीज मोशन में है तो। किसी को समझा लॉजिक बेटा? दीवार इज मूविंग लेफ्ट साइड में बिकॉज असली सोर्स ऑफ साउंड राइट साइड में जा रहा है। थोड़ा क्लिक हुआ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कितने लोग को बात समझ में आई? ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे, ऑब्जर्वर के साथ कोई टेंशन नहीं है, ऑब्जर्वर अभी भी रेस्ट पे है। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो कि अगर सोर्स ऑफ साउंड दीवार की तरफ बढ़ेगा तो ऐसा लगेगा दीवार ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रही है? सोच के देखो। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? यही चीज इस एग्जाम्पल में, यही चीज इस एग्जाम्पल में है। इस एग्जाम्पल में एक केस ऐसा है जिसमें रिफ्लेक्शन के बारे में बात की जा रही है। क्या आप उस एग्जाम्पल को इन होमवर्क सॉल्व करने की हिम्मत करेंगे इस नॉलेज के बाद? करेंगे? अरे हिम्मत करेंगे? हिम्मत करिए और मुझे भेजिए, ठीक है? पर सोर्स ऑफ साउंड पहले ऑब्जर्वर की तरफ जाना चाहिए। तो जा रहा है ना सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की तरफ? सोर्स ऑफ साउंड राइट साइड में जा रहा है मतलब ऑब्जर्वर की तरफ ही जा रहा है ना। राइट साइड में जाने का मतलब क्या? ऑब्जर्वर की तरफ ही जा रहा है ना, और कहां जा रहा है सूरज? इफ द सोर्स ऑफ साउंड इज गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ना भाई। कहां जा रहा है? राइट हैंड साइड में मतलब ऑब्जर्वर की तरफ नहीं जा रहा, तो कहां जा रहा है? बराबर। वॉल से पहले मतलब? व्हाट डज वॉल से पहले मतलब? सोर्स ऑफ साउंड अगर राइट साइड में आ रहा है सर, पर वॉल से पहले ऑब्जर्वर की तरफ जाना चाहिए। अरे ऑब्जर्वर की तरफ ही तो जा रहा है सोर्स ऑफ साउंड, और कहां जा रहा है सोर्स ऑफ साउंड? सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ना। इफ द सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, वेयर इट इज मूविंग? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ओनली ना। और कहां जा रहा है सूरज? बिल्कुल सही है ना? यस। सो क्लास, इसी ज्ञान के साथ साउंड वेव की समाप्ति होती है, ठीक है? तो जिन जिन लोगों का मिस हुआ है बेटा, रिकॉर्डिंग डालूंगा उसमें देख लेना। अगला चैप्टर जो हम करेंगे वो कौन सा होगा? एनी सजेशंस? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, डॉपलर इफेक्ट रडार में भी यूज होता है। वैसे आप लोग के एग्जाम्स कब से आ रहे हैं? कोई एग्जाम का डेट वगैरह कुछ दिया आप लोग को? फाइनल, फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, यूटी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूटी, फाइनल। हाँ यूनिट टेस्ट तो चलते रहेंगे, उसका टेंशन नहीं है। मैं यूनिट टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हर किसी का यूनिट टेस्ट अलग अलग तारीख में आएगा, हर किसी का यूनिट टेस्ट अलग अलग चैप्टर्स पे आएगा। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल। फाइनल एग्जाम का अगर डेट्स आपको पता चलता है तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताना, ठीक है? पर जहां तक मुझे लगता है
थोड़ा लेट ही होगा, क्योंकि अभी अगर आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में तो थोड़ा लेट ही आएगा ना। अभी आपका यूनिट टेस्ट ले रहे हैं ना वो लोग, इफ दे आर टेकिंग योर यूनिट टेस्ट राइट नाउ तो ऑब्वियसली योर फाइनल एग्जाम विल बी डिलेड ओनली ना। अरे बराबर है ना रे, लॉजिक तो सही है ना। अभी अगर आप बोल रहे हो कि मार्च में अगर होगा, है कि नहीं, मार्च में अगर यूनिट टेस्ट है तो फाइनल एग्जाम में तो और देरी करेंगे ये लोग, या फिर 12th के पेपर होने के बाद आपका लेंगे। ठीक है, तो कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। आपने 11th अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आपने 11th में थोड़ा भी आपने लापरवाही की तो समझ जाना 12th वाला किस्सा आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए 11th अच्छी तरह से करिए। ठीक है, 11th का पोर्शन जैसे ही खत्म होगा वी विल स्टार्ट ऑफ विथ आपका 12th का पोर्शन। अगर आप आना चाहते हैं तो, हमारे से पढ़ना चाहते हैं तो 11th का पोर्शन आपका जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे विथ 12th का पोर्शन। ठीक है, यस चंद्रप्रभा, डॉपलर इफेक्ट का वन ऑफ द क्वेश्चन विल बी देयर इन एंट्रेंस, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट ट्रिक। अगर वो जादुई एरो आप याद रखोगे तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, सो आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर शुड बी व्हाट। ऊपर अपना क्या क्या हो गया है, मोशन इन अ प्लेन तक हो गया है ना, मोशन इन अ प्लेन तक ऊपर हो गया अपना, बराबर है ना। ऊपर अपना 1 हो गया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया है, उसके बाद अपना 2 हो गया है, अपना मोशन इन अ प्लेन भी हो गया है ना, 1 2 3 हो गया। नीचे क्या क्या हो गया अपना, नीचे अभी अपन ने साउंड खत्म किया, ऑप्टिक्स खत्म किया अपन ने, ऑप्टिक्स खत्म हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म किया अपन ने, ओके। नीचे 11 भी हो गया और 12 मैग्नेटिज्म भी हो गया। ठीक है, इतने चैप्टर हो गए अपने। ठीक है, सो व्हाट आई थिंक इज दैट वी शुड फोकस ऑन द अपर पार्ट। ठीक है सर, हमारे बाद भी आप 10th में जो स्टूडेंट्स हैं उनको 11th में जाएंगे, उनको भी 11th पढ़ाएंगे। यस यस जरूर पढ़ाएंगे। जो अभी 10th में हैं उनको 11th पढ़ाएंगे, और जो अभी 11th है उनको 12th में पढ़ाएंगे। ठीक है, पर इस बार कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि यार फ्री होने की वजह से क्या होता है, कोई अपने को भाव ही नहीं दे रहा है। तो फ्री तो रहेगा ही, बट थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब रेगुलर आने के लिए लेक्चर में कुछ ना कुछ तो करेंगे, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे, है ना। तो वो कोशिश, वो सोच रहा हूँ अभी इस बारे में क्या है। हाँ गौरी, सुना मैंने, आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम इस चैप्टर की बात कर रहे थे, क्या करना चाहिए। मैं एक बोलता हूँ 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि जब आपको लॉज ऑफ मोशन समझ में आएगा उसके बाद ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ने का मतलब है। सो बिफोर लॉज ऑफ मोशन वी कैन नॉट गो फॉर ग्रेविटेशन। थोड़ा बहुत उसमें फोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। तो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ लॉज ऑफ मोशन इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज P2 में कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है नीचे और सेमीकंडक्टर। ठीक है, ओके मनीष सर, लेक्चर्स ऑनलाइन ही होंगे ना, 12th के भी ऑनलाइन ही होंगे, या फिर आप चाहते हो कि मैं आऊँ आपके यहाँ पे पढ़ाने के लिए। अगर अगर ऑनलाइन, क्योंकि अपने पास एक कोई रहता है इधर, एक कोई रहता है इधर, मैं खुद रहता हूँ पुणे में। यस वरदान, सुना है। आई डोंट नो दर्शन कहाँ है क्या है, होंगे होंगे सूरज होंगे। जो भी नया स्टार्ट होगा आई थिंक वो ऑनलाइन ही स्टार्ट होगा। ठीक है, वील बी टेकिंग ऑनलाइन, होंगे ऑनलाइन, अच्छा है रे, है ना, ऑनलाइन अच्छा है। ठीक है, ऑनलाइन के बारे में जरूर हम बात करेंगे सर।
है गौरी, वो उन लोगों के लिए है जो अगर पर्सनली आके पढ़ना चाहते हैं, जिनको कुछ ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत है हम लोगों से, एंड दे आर लाइक नहीं सर आप ही पढ़ाओ, पर्सनली पढ़ाओ, क्लास में आके पढ़ाओ, ऐसा कुछ है, वो उन लोगों के लिए है। अगर आप हमसे ऑनलाइन में संतुष्ट हैं तो फिर आपको कुछ ज़रूरत तो है नहीं। पर अगर आप, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सम स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग कि सर हम पर्सनली आके पढ़ना चाहते हैं आपसे, तो फिर उन लोगों के लिए वो सब था। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई है कि नहीं पर्सनली आके ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ऐसा समझेगा वैसा समझेगा, तो फिर इसलिए वो कॉल आया था। पर वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो मीरा रोड के आसपास रहते हैं, बराबर है। तो अगर आप मीरा रोड के आसपास रहते हो एंड यू आर लाइक कि नहीं थोड़ा पर्सनली पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है, तो कुछ लोगों का डिमांड था कि ऐसा होना चाहिए कि सर आप अगर हम लोग को अलग से पर्सनली पढ़ाएंगे जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो और बायो भी हो, ठीक है, तो फिर अगर ऐसा कुछ पर्सनली बन सकता है जो मीरा रोड के आसपास रहते हैं उन लोग के लिए था। अगर आप मीरा रोड के आसपास नहीं रहते तो यू शुडंट बी वरीड अबाउट इट, एंड इफ यू आर ओके विद ऑनलाइन लेक्चर्स देन अगेन यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट, ठीक है। 12th में भी फ्री रहेगा, अभी भी फ्री रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत हाँ नहीं है। दर्शन क्या करूँ केमिस्ट्री का, बताओ बताओ क्या करूँ केमिस्ट्री का। कितने लोग आते हैं देखो जरा, शुरुआत कितने से हुई थी, 250 लोगों से शुरुआत हुई थी, कितने लोग आते हैं आजकल, 41 लोग आते हैं, बराबर है। अरे बराबर है क्या, अरे सूरज आप खाली पास हो जाओ। खाली 41 लोग आते हैं, क्या बोल के बुलाऊं, किसको बुलाऊं, देखते हैं 12th में कुछ जुगाड़ करते हैं। कुछ ना हुआ तो भाई मैं तो पक्का मिल जाऊंगा तुम लोग को, बाकी अगर कुछ मिला तो देखते हैं। अरे देखो ना यूट्यूब पे कितना कुछ है रे, कितना कुछ है यूट्यूब पे। पर तुम लोग को कैसा है, लाइव चाहिए तुम लोग को, ऐसा यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर देख के तुम्हारा दिल नहीं भरता होगा मेरे हिसाब से तो। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे साई सेमीकंडक्टर जरूर पढ़ाएंगे, पर मैं आपके स्पेशली आपके कॉलेज के हिसाब से नहीं जा सकता। मैं किसी के भी कॉलेज के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप पढ़ाना चाहिए, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज को प्रेफरेंस दूंगा तो फिर सब लोग बोलेंगे सर पार्शियलिटी करते हैं, इसलिए नो पार्शियलिटी, जो मुझे लगेगा मैं वो करूंगा, ठीक है, ताकि पार्शियलिटी ना लगे। तो अगर आपके उसमें आ रहा है तो कृपया यूट्यूब की मदद से थोड़ा बहुत उसको पढ़ ले। सेमीकंडक्टर इतना भी टफ टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। एंट्रेंस पढ़ाएंगे ना, एंट्रेंस जरूर पढ़ाएंगे, एंट्रेंस जरूर पढ़ाएंगे। 12th में आते ही आपका एंट्रेंस भी थोड़ा टाइम टू टाइम मैं करने की प्लानिंग में हूँ, ठीक है। सर आप ही पढ़ाओ ना केमिस्ट्री, सब बाउंसर जाता है। अभी मैं क्या क्या पढ़ाऊँ यार, क्या क्या पढ़ाऊँ। मैं सुबह 7 बजे से लेके रात को ऐसा समझ लो 10 बजे तक बिजी रहता हूँ, ठीक है। क्या चल रहा है, प्लीज टीच केमिस्ट्री। अरे यार तुम लोग मजबूर कर रहे हो मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। सर 5th चैप्टर में हमने उसमें मिस्टेक है ऐसा कॉलेज बोला, चैप्टर 5 में जो है उसमें मिस्टेक है, क्या बोला कॉलेज। ओके ओम सिंह बाय। चंद्रप्रभा मॉर्निंग में यार मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत लोग का कॉलेज है यार, फिर वो मैसेज करते हैं मेरे को कि अरे सर ऐसा, अरे सर वैसा, सर ये सर वो, तो इसलिए फिर मॉर्निंग का थोड़ा लफड़ा हो रहा है। सर नीट में क्या एक ईयर, एक ईयर में एक ही बार दे सकते हो ना, कितनी बार दोगे एक ईयर में। जेई में 11th का सिलेबस है यार, अराउंड 40% टू 50% तो है 11th का सिलेबस। एमएसटी सीटी में भी है, 4-5 चैप्टर है। सही, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, वो आके नहीं पढ़ा सकते केमिस्ट्री।
वो आपको फिजिक्स पढ़ा सकते हैं पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, वो मैकेनिकल इंजीनियर है वो। ठीक है, और कोई वार्तालाप करना चाहता है फिर चले। अरे आई अंडरस्टैंड निखिल, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच यू केमिस्ट्री ऑल्सो, बायो ऑल्सो, एवरीथिंग इफ आई डू तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट यू कैन स्किप द सब्जेक्ट पीसीएम, यस यस दैट्स ट्रू, बट एआईसीटी ने आज वो निकाल दिया रूल, शायद 2 दिन के बाद वापस अपलोड करेंगे। एक ही शिफ्ट देना पड़ता है अमन, आपको कोई एक ही शिफ्ट मिलेगा। चलो मिलते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। होमवर्क भेजना मेरे को, वो जो होमवर्क मैंने भेजा है आपको, बोला है करने के लिए, भेजना हो मुझे। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट कर। चलो बाय।